यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआरएफए के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बारे में। हमने कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट बनाई थी एमका पे, जहां पर हमने एक अनुमान लगाया था कि भारतीय वायुसेना के अंदर जिस प्रकार की गतिविधि चल रही है उसको देख करके तो यही प्रतीत होता है कि जो एमआरएफए प्रोग्राम है इसमें हमें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अतिशीघ्र देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय ये कंफर्म नहीं था कि ये चीज़ें कब तक होंगी, लेकिन अब पुख्ता सोर्सेस के द्वारा कुछ नई रिपोर्ट सामने आई हैं। दरअसल रिपोर्ट्स की बात माने तो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है वो अब लगभग तय कर चुकी है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रदान करने के लिए, और संभावित है कि इस वर्ष के अंत तक जो रिक्वेस्ट पर प्रपोजल है उसकी तैयारी भी शुरू कर दी जाए। यानी जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो इस वर्ष के अंत तक मिल जाएगी, तो वही 2025 के मध्य तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इसको इशू करने की बात की गई है। अब ये काफ़ी ज़रूरी भी हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इसके बाद भी चीज़ें इतनी आसानी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगी, और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हर्डल्स हैं जिनका सामना अभी भारत को करना है। क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल भी जाती है तो इसका तुरंत मतलब ये नहीं होगा कि फाइटर जेट हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। अगर हम प्राइमरी हर्डल्स की बात करें तो सबसे बड़ा हर्डल तो यही होगा वेटिंग प्रोसेस का, क्योंकि एक बार जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू किया जाएगा तो पूरे वेटिंग प्रोसेस में सभी जो प्रपोजल्स हैं ये तकरीबन 1 वर्ष या उससे ज़्यादा का समय लगा सकते हैं। और उसके बाद जो कंटेंडर्स हैं अगर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम है तभी ये जो प्रोसेस है ये टेक्निकल राउंड में आगे बढ़ेगा। यानी कि जो भारत ने टेक्निकल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट सामने रखी हैं, अगर कंटेंडर्स के द्वारा या उनके प्लेटफॉर्म के द्वारा ये पूरी की जाती हैं तो ये प्रोसेस पहुंच जाएगा टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड में, जहां पर शॉर्ट लिस्टेड जो बिडर्स हैं उन्हें टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड से गुजरना पड़ेगा। और इसमें माना जा रहा है कि तकरीबन 1 वर्ष का समय कितना भी जल्दी कर लिया जाए तो लग ही जाएगा, जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ का, और भारतीय वायुसेना में जो सूटेबिलिटी है इन एयरक्राफ्ट की उसको भी एनालाइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक राहत की बात यह है कि 2023 के आसपास एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड में भी एक बड़ी छूट रखी गई है। यानी MMRCA 1 में जो एयरक्राफ्ट टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड से गुजर गए हैं, अगर उसमें कोई बहुत बड़ा मेजर मॉडिफिकेशन या अपग्रेड नहीं हुआ है तो उन्हें दोबारा टेक्निकल राउंड से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। वो टेक्निकल राउंड में तभी गुजरेंगे जब उनमें कोई बड़ा बदलाव किया गया हो जिनसे उनकी कैपेबिलिटीज़ प्रभावित हुई हो। तो यहाँ पर हम आशा करते हैं कि जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है इसको अतिशीघ्र यहाँ पर पूरा किया जाएगा, ताकि आगे की जो कार्यवाही है वो शुरू की जाए। लेकिन टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड के बाद शुरू होगा नेगोशिएशन का दौर, जो कि किसी भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट में सबसे लेंदी होता है। और आप सबको पता है कि नेगोशिएशन के बारे में अगर हम बात कर ही रहे हैं तो जेट इंजन पे नेगोशिएशन आज तक चल रहा है, तकरीबन 2 साल हो गए और एमका इंजन फाइनलाइज नहीं हो पाया है। तो जो निगोशिएशन राउंड है इस पे भी काफ़ी हमें रफ्तार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। माना जा रहा है कि जो फाइनल विनर होगा इसका अनाउंसमेंट 2026 के अंत तक हो जाएगा, और जो डील कंक्लूजन है इसके लिए जो निगोशिएशन है ये शुरू किया जाएगा, जहां पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, लोकल प्रोडक्शन, पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएंगी। और 2027 की शुरुआत तक तकरीबन ये जो डील है फाइनलाइज करी जा सकती है, इस चीज़ का अनुमान है। लेकिन ये अनुमानित टाइमलाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम टाइमलाइन बता रहे हैं ये वही होंगी। भारतीय वायुसेना हो सकता है कोई और प्रोसेस सेलेक्ट करे, हो सकता है एडिशनल राफेल की तरफ चली जाए, या हो सकता है डील फाइनलाइज ही ना हो, तो उस केस में ये चीज़ें थोड़ी अलग होंगी। लेकिन अगर हम टाइमलाइन की बात कर ही रहे हैं और हम मान लेते हैं कि 2027 की शुरुआत में ही डील फाइनलाइज हो जाती है, तब भी इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें 2027 से ही जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इन्हें भारत में ही बनाया जाएगा और भारत में ही इनकी प्रोडक्शन लाइन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि किसी भी एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को अगर एकाएक आप लाके शिफ्ट करने की सोचेंगे तो उसमें तकरीबन 1 से 1.5 वर्ष का समय कम से कम, अगर बहुत तेज़ रफ्तार के साथ काम हुआ तब भी लग ही जाएगा। तब भी हम ये मान के चलना है भारतीय वायुसेना को एमआरएफए के अंतर्गत जो पहला एयरक्राफ्ट है ये या तो 2029 के अंत तक देखने को मिलेगा, या फिर हमें 2030 की शुरुआत में देखने को मिलने वाला है। और वो भी तब ये देखने को मिलेगा जब सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान और टाइमलाइन के हिसाब से चलने वाली है। तो यहाँ पर टाइमलाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन चाहिए ये भारतीय वायुसेना को मॉडर्नाइजेशन एफर्ट को ध्यान में रखते हुए अब इसमें बहुत ज़्यादा देर ना करे। टॉप कंटेंडर्स की बात की जाए तो टॉप कंटेंडर्स में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है राफेल F4 स्टैंडर्ड का,
उसके बाद यूरोफाइटर टाइफून, फिर आता है बोइंग F-15EX, फिर आता है साब ग्रिपेन, फिर आता है रशिया का मिग-35 Su-35 और फिर आता है लॉकहीड मार्टिन का F-21। अब इनमें से भी अगर हम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स की बात माने तो सिर्फ 3 ही एयरक्राफ्ट है जिनके बीच में ये कंपटीशन होगा। पहला होगा यूरोफाइटर टाइफून, दूसरा होगा बोइंग का F-15EX और तीसरा होगा डसॉल्ट एविएशन का राफेल F4 स्टैंडर्ड। यूरोफाइटर टाइफून एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया है। निसंदेह इसने MMRCA-1 में राफेल से ये काफ़ी माइनर मार्जिन से हारा था, लेकिन इस बार जो ऑफर दिए गए हैं, जो इस प्राइस पॉइंट पे ये ऑफर किया गया है, भारतीय वायुसेना को ये अट्रैक्ट ज़रूर करेगा। और पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जर्मनी में इसमें उड़ान भरी थी और उसके बाद अभी जब ये तरंग शक्ति में टाइफून आया था तो भारतीय वायुसेना के जो फ्रंट लाइन फाइटर्स को उड़ाने वाले पायलट हैं, उन्होंने भी टाइफून का इंस्पेक्शन किया था। और ये एक्सपर्ट्स मानते हैं कि टाइफून और राफेल F4 स्टैंडर्ड के बीच में हमें एक तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। पहले ये माना गया था कि 2030 तक इनका प्रोडक्शन चलाया जाएगा, फिर प्रोडक्शन लाइन बंद कर दी जाएगी, लेकिन यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने ये कंफर्म कर दिया है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो सबसे एडवांस ट्रांच 5 टाइफून है, अगर ये सेलेक्ट किए जाते हैं तो 2060 से भी ज़्यादा समय तक जो सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। और इस दौरान जो बड़े अपग्रेड्स आएंगे और वो अगर टाइफून के लिए कंपैटिबल हैं तो ये भी भारत को ऑफर किए जाएंगे। वो इंडियन मेड वेपन सिस्टम, इंडियन जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए भी तैयार हैं, साथ ही साथ अपनी जो खुद की एक सप्लाई चेन है भारत में इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हैं। तो टाइफून का ऑफर तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं अट्रैक्टिव ऑफर भारत को बोइंग की तरफ से दिया गया है। बोइंग वो कंपनी है जो ऑलरेडी भारतीय नौसेना में एक बड़ा सेटबैक फेस कर चुकी है, क्योंकि बोइंग ऑलमोस्ट कंफर्म थी कि भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से उनका F-18 सुपर हॉर्नेट उड़ान भरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और F-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 लॉकहीड मार्टिन का दोनों बाहर हो चुके हैं, यानी अमेरिका के 2 प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। तो ऐसे में बोइंग को इस चीज़ की उम्मीद है कि जो F-15EX है इसमें भारतीय वायुसेना की नज़र है और उन्हें भारतीय वायुसेना से किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार है। बोइंग ने कहा है कि वो अपने एयरक्राफ्ट को $80 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट पर ऑफर करेंगे, जहां पर इंडियन मेड जो इन्हेंसमेंट है वो करने के लिए तैयार है, इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए तैयार है, जो एक सप्लाई चेन है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, क्रिटिकल पार्ट्स का निर्माण भारत में किया जाएगा और TOT के लिए भी वो तैयार हैं। तो बोइंग भी यहाँ पर अपना दिल खोल करके जो ऑफर है भारत के सामने रख रही है। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की विजिट के दौरान भी इस विषय पर बोइंग के द्वारा चर्चा करी गई थी। तो वहीं सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इस पूरे प्रोग्राम में जो है ये होने वाला है राफेल F4 स्टैंडर्ड। और इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि भारत में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी विकसित हो चुका है और जो और दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये विकसित हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पायलट्स के हाथ इसमें सेट हो चुके हैं और भारतीय वायुसेना की पहली पसंद भी बन चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन के लिए भी ज़्यादा संभावनाएं जो है वो डसॉल्ट एविएशन के लिए ही है। और इसलिए ये माना जा रहा है कि इस पूरे कंपटीशन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ये राफेल F4 स्टैंडर्ड ही होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कौन सा प्लेन MRFA के अंतर्गत सेलेक्ट किया जा सकता है और MRFA अब हमें करना चाहिए भी या नहीं, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।